दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द सिक्स वे। सो आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ ऑन हाउ टू क्रैक केवीपीवाई एग्जाम। सो पहली बात ये आती है कि केवीपीवाई का मतलब क्या है। केवीपीवाई का मतलब है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। एंड मेरे जो इंग्लिश एक्सेंट वाले स्टूडेंट्स हैं या व्यूअर्स हैं, इन इंग्लिश प्लीज, I'm telling you. उनके लिए ये एक एडमिशन एग्जाम है जिससे कि आईआईएससी या आइजर जैसे प्रेस्टिजियस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में आपको एडमिशन मिल सकता है। मैंने खुद 2020 में इस साल क्लास 12th में केवीपीवाई एग्जाम क्लियर किया है। मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बोलूंगा कि इस एग्जाम का क्या पैटर्न होना चाहिए, क्या बुक्स आपको पढ़ने चाहिए, क्या स्ट्रेटेजीज आपको अपनाने चाहिए, जिससे कि आप इस एग्जाम को बहुत ही इजीली क्लियर कर सकते हैं मेरी तरह। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि केवीपीवाई एग्जाम कंडक्ट कौन कराता है। बेसिकली केवीपीवाई एग्जाम IISc बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर विद डिपार्टमेंट everything that brought me alive, going wrong like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. I took my innocence without an alibi. डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, वो दोनों मिलकर ये एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, जिससे कि ये लोग ऐसे स्टूडेंट्स को खोजते हैं जो रिसर्च के लिए बहुत ही ज्यादा पैशनेट है एंड उन्हें बहुत हेल्प करते हैं। बेसिकली हर साल फर्स्ट संडे ऑफ नवंबर को ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। एंड इसमें जो कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स है, 3 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स इसमें होते हैं। पहला आता है एसए, जो क्लास 11th में साइंस परसू करते हैं उनको एसए कैटेगरी में रखा जाता है। देन एसएक्स कैटेगरी आता है जिसमें क्लास 12th के साइंस वाले बच्चों को रखा जाता है। एंड फाइनली एसबी स्टूडेंट्स जो बीएससी किसी कॉलेज में फर्स्ट ईयर परसू कर रहे हैं। उसके बाद बेसिकली जो एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं वो एसए क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए अलग एंड एसएक्स एंड एसबी के लिए दोनों एक ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। ये दोनों एग्जाम एक ही दिन कंडक्ट होता है, बट इनका टाइम स्लॉट जो है थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। उसके बाद ये जो एग्जाम का मोड है, ये मोड ऑनलाइन है, मतलब ये एग्जाम ऑफलाइन मोड में नहीं कंडक्ट कराया जाता, ऑनलाइन मोड में कराया जाता है। एंड उसके बाद आता है कि इस एग्जाम का 2 पार्ट्स है एंड यही 2 पार्ट इसको बहुत अलग बनाते हैं मैक्सिमम जो एग्जाम्स आप क्लास 11th या 12th में देते हैं उनसे, कि इसमें 2 पार्ट्स है। पहला पार्ट आता है एप्टीट्यूड या रिटन वाला पार्ट। इसमें जो ये एक नॉर्मल 3 आवर्स का ऑनलाइन टेस्ट है एंड इसका जो परसेंटेज ऑफ शेयर है, इसका 75% मार्क्स आपका फाइनल रिजल्ट में जुड़ता है। एंड सेकेंड फेज आता है, अगर आपने एप्टीट्यूड टेस्ट को क्वालिफाई कर लिया देन आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हैं एंड इसका 25% ऑफ द मार्क्स फाइनल रिजल्ट में आपको मिलता है। इन दोनों को मिला के एक फाइनल कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स बनाया जाता है जो इस स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाइड होते हैं। हम सब ने देखा है कि ये केवीपीवाई जो एक नाम है एग्जाम का, ये बहुत सारे किताब, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में आपको हमेशा दिखेगा। इवन फाउंडेशन बैच के जो मॉड्यूल्स है एंड बुक्स है उनमें भी आपको ये दिखता है। एक क्वेश्चन तो माइंड में ये अराइज होता है कि भैया इस एग्जाम का इतना महत्व क्यों है। इस क्वेश्चन को मैं कुछ पॉइंट्स में आपको आंसर करने वाला हूं। जैसे पहला पॉइंट ये आता है कि अगर आपने केवीपीवाई एग्जाम क्लास 11th या क्लास 12th में क्लियर कर लिया, देन
आपको ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है आपका, जिससे मतलब क्योंकि आपने एक ऑल इंडिया लेवल एग्जाम क्रैक किया है, सो आपके माइंड में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, जिससे कि आप बाकी जैसे जेई हो या नीट जैसे ऑल इंडिया लेवल एग्जाम्स को इजीली आप क्रैक कर सकते हैं। देन आता है इसकी पॉपुलैरिटी। बेसिकली जो रिसर्च में जाना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि IISc बैंगलोर वर्ल्ड के टॉप 300 इंस्टीट्यूट्स में आता है एंड एशिया का 29th इंस्टीट्यूट है IISc बैंगलोर। एंड आइजर्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं बहुत सारे पार्ट्स ऑफ इंडिया में, जैसे आइजर कोलकाता हो गया, आइजर भोपाल हो गया, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें रिसर्च कंडक्ट कराते हैं एंड स्टूडेंट्स को और प्रमोट किया जाता है, जिससे कि उनका जो इंटरेस्ट है वो और डेवलप होता है। देन थर्ड आता है कि इसमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है। जो बच्चे केवीपीवाई में जो बच्चे इन इंस्टीट्यूट्स में केवीपीवाई के थ्रू आते हैं उन्हें मंथली 5,000 रुपीज का स्कॉलरशिप मिलता है एंड हर साल एट द एंड ऑफ द ईयर 20,000 रुपीज का एक एनुअल कंटिजेंसी फंड भी मिलता है इन्हें। सो ये एक बहुत अच्छी चीज है, जिससे कि आपका जो मनी बैलेंस है वो भी धीरे धीरे बढ़ता है। सो आप इसको बहुत सारे अपने कामों में यूज कर सकते हैं। देन फोर्थ पॉइंट ये आता है कि इसमें जो केवीपीवाई स्टूडेंट्स क्वालिफाइड होते हैं IISc के या आइजर के, उन्हें एक आईडी कार्ड दिया जाता है, जिससे कि वो बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स है, मतलब बहुत सारे वेरियस जो रिसर्च फैसिलिटीज है मेजर इंडिया के, उनमें रिसर्च कर सकते हैं एंड उन्हें विजिट भी कर सकते हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट आता है विजियोसी कैंप। सो हर साल दिसंबर के 2nd या 3rd वीक में IISc एंड एक आइजर में ये कैंप ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट आते हैं, इंडिया के हैं एंड इंटरनेशनल साइंटिस्ट भी आते हैं यहाँ पे, एंड एक रिसर्च वर्कशॉप कंडक्ट कराया जाता है फॉर स्पेशली द केवीपीवाई स्टूडेंट्स एंड अदर इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स, जो बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस होता है। एंड आपको अगर रिसर्च में जाना है देन आपको इन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में एकदम एडमिशन लेना ही चाहिए एंड इन कैंप्स को अटेंड करना चाहिए। सो ये थे द पर्क्स ऑफ बीइंग अ केवीपीवाई स्कॉलर। एंड अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ऑन द एप्टीट्यूड एग्जाम। सो एप्टीट्यूड एग्जाम जो होता है वो पहली बात ऑनलाइन एग्जाम होता है, ऑफलाइन नहीं होता है। देन ये एग्जाम का टाइम लिमिट है 3 आवर्स। सो ये एग्जाम 3 घंटे का होता है एंड इसमें जो आप टेंशन मत लीजिए कि आपको कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं दिया जाएगा, इसमें सब आपको दिया जाएगा। आपको एक्स्ट्रा शीट मिलेगा एंड आपको यहाँ पे पेन भी दिया जाता है। देन उसके बाद आते हैं कि यहाँ पे आप जब ज्वाइन करते हैं तो पहले आपको आधा घंटा पहले ही आपको यहाँ पे बैठ जाना पड़ता है अपने कंप्यूटर डेस्क पे, जिससे कारण क्या होता है कि ये एग्जाम बहुत ही स्मूथली रन होता है। एंड फिर क्या होता है कि जब आप स्क्रीन पे देखते हैं ना, तो स्क्रीन पे हमेशा एक टाइमर लगा होता है एंड इसका जो टाइमर है वो बैक चलता है, मतलब 180 से लेकर 0 मिनट तक इसका टाइमर चलता है। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेटर प्रोवाइडेड होता है एंड कैलकुलेटर साइंटिफिक या नॉर्मल है वो मैं बता नहीं सकता हूँ, बट ये गारंटी है कि कैलकुलेटर यहाँ पे दिया जाता है। सो अगर आपका कैलकुलेशन में थोड़ा सा वीक है आप, देन कैलकुलेटर से आप कैलकुलेशन बहुत इजीली कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी के ऊपर। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसे जो क्लास 11th के स्टूडेंट्स है उनका क्लास 10th बोर्ड्स में साइंस में 75% एंड मैथ्स में भी 75% मार्क्स होना चाहिए, तभी वह एलिजिबल होंगे इस एग्जाम को देने के लिए। देन क्लास 12 स्टूडेंट्स की बात करें तो उनका भी क्लास 10th की तरह ही क्लास 11th की तरह ही क्लास 10th में भी 75% इन बोर्ड्स के साइंस एंड मैथ्स सब्जेक्ट में होने चाहिए मार्क्स। एंड जो एसएस वाले स्टूडेंट्स है बीएससी फर्स्ट ईयर, उनका क्लास 12th में 60% मार्क्स इन साइंस एंड मैथ्स उनके क्लास 12th बोर्ड्स में होने चाहिए। सो अब बात करते हैं कि यहाँ पे पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस क्या होता है। सो माइंड ये करना कि ये एग्जाम्स नॉर्मल एग्जाम्स नहीं होते, तो इनके मार्किंग स्कीम भी थोड़े से अलग है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दो डिविजन्स किए गए हैं। सो पार्ट 1 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स ये चारों सब्जेक्ट कंपलसरी है। सो जो मेडिकल एंड इंजीनियरिंग दोनों को लिए हुए चलते हैं तो उनको फायदा तो होता है, बट ऐसा नहीं है कि जो प्योरली इंजीनियरिंग है या प्योरली मेडिकल है वो इस एग्जाम को क्लियर नहीं करते, बल्कि ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं जो इस एग्जाम को क्लियर करते हैं वो आइदर मेडिकल के होते हैं या इंजीनियरिंग के होते हैं। सो यहाँ पे 15 क्वेश्चंस होते हैं पार्ट 1 में एंड ये पार्ट 1 के जो क्वेश्चंस है इसमें हर एक राइट आंसर पे आपको +1 एंड हर रॉन्ग आंसर पे आपका -1/4 मार्क
डिडक्ट होता है। उसके बाद ये पार्ट 2 में अगर देखें तो इसमें 5 क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट में होते हैं एंड यहाँ पे +2 मार्क्स मिलता है आपको एक क्वेश्चन करेक्ट करने के लिए। एंड अगर आप इसको गलत करते हैं या आप रॉन्ग मार्क करते हैं इसे, देन -½ मार्क आपका डिडक्ट होता है। सो आप देख सकते हैं कि इसमें जो मार्किंग स्कीम है वो बहुत डिफरेंट है। एंड प्लीज आप इसमें जय माता दी वाला टेक्निक मत अप्लाई कीजिए। जय माता दी, जय माता दी भी, जिससे कि आपका एग्जाम बहुत ही खराब हो सकता है। ये था ऐसे वाला पार्ट। एंड देन बात करते हैं एसएक्स वाले पार्ट में। सो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि एसएक्स एंड एसबी दोनों के लिए एग्जाम एक ही होता है एंड इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है 11 से। बेसिकली इस एग्जाम में एक ऑप्शन रहता है, आप मेडिकल लाइन में है तो आप पीसीबी वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं, या अगर आप इंजीनियरिंग वाले हैं देन आप पीसीएम वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन होते हैं एंड पार्ट 2 में 10 क्वेश्चन होते हैं पर सब्जेक्ट। जैसा कि आप एसएक्स में आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो पैटर्न ऑफ करेक्शन है, जो मार्क्स मिलते हैं वो सेम है जैसे ऐसे वाले पार्ट में था, बस क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए हैं क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। एंड ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि जो स्टूडेंट्स या तो मेडिकल लेते हैं या इंजीनियरिंग लेते हैं उनका इनमें रिसर्च इंस्टीट्यूट में दाखिला हो जाता है, बट ये रॉन्ग है। अगर आपका बोर्ड्स में मैथ्स एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट नहीं है देन आपका इन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन नहीं होगा। सो आप पहले अगर क्लास 11th में है तो पहले से आपका मैथ्स एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए, जिससे कि आपका इन इंस्टीट्यूट्स में केवीपीवाई एग्जाम के थ्रू एडमिशन हो सकता है। सो अब बात करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर सब्जेक्ट क्या क्या है। सो पहले फिजिक्स की अगर बात करें तो बोथ एसए एंड एसएक्स वाले पार्ट में और जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको दिख जाएंगे, मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, देन ऑप्टिक्स का भी बहुत इंपॉर्टेंस है एंड देन आता है थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स बोथ इक्वली इनमें इंपॉर्टेंस रखता है। बट उसके बाद अगर आप देखें तो 12th में जो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाला पार्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मॉडर्न फिजिक्स भी। मॉडर्न फिजिक्स मतलब क्योंकि 12th वाले पोर्शन में ये दोनों पार्ट आपको पढ़ना पड़ता है। सो इसमें 12th वाले सिलेबस में आपका ज्यादा 12th वाला पोर्शन यूज किया जाता है इन फिजिक्स। देन बात करते हैं इसके केमिस्ट्री वाले पार्ट में। सो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब बहुत सारे बच्चे जो क्लास 11th में है वो एक केवीपीवाई का ऐसे वाला एग्जाम इसीलिए क्लियर नहीं कर पाते क्योंकि उनका ऑर्गेनिक स्टार्ट ही नहीं होता। बेसिकली ऑर्गेनिक ज्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में या जो भी स्कूल्स में पढ़ाया जाता है वो एकदम करीब अक्टूबर या नवंबर के महीने से पढ़ाना स्टार्ट किया जाता है एंड इसके कारण क्या होता है कि स्टूडेंट्स 4 to 5 क्वेश्चंस मिस कर जाते हैं, जो बहुत बड़ा फैक्टर होता है सिलेक्शन में। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जो स्टूडेंट्स क्लास 11th में है वो पहले 4 चैप्टर जो केमिस्ट्री में है वो एकदम अच्छे से अपना स्ट्रॉन्ग कर ले, देन आप डायरेक्टली केमिकल बॉन्डिंग से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शिफ्ट हो जाए, जिससे कि आपका क्या होगा कि अगर आप पहले मतलब 2 चैप्टर्स है 11th में वो अगर कवर कर लेते हैं देन आपका एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो सकते हैं, जो आपका मार्क्स बहुत इंक्रीज कर देगा। देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप देखें तो 11th में इतना नहीं आता, हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन आता है एंड 12th में भी अगर आप देखें तो 2 या 3 मैक्स, उससे ज्यादा क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आता है। देन आता है फिजिकल केमिस्ट्री। सो फिजिकल केमिस्ट्री का भी बहुत बड़ा वेटेज है इन दोनों सेक्शंस में, एसए एंड एसएक्स वाले एग्जाम्स में। सो आपका फिजिकल केमिस्ट्री भी बहुत अच्छा होना चाहिए एंड अगर आपका कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है देन आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, बेझिझक यूज कर सकते हैं एंड आपका इसमें स्पीड पे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। सो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कैलकुलेशंस के लिए कैलकुलेटर जरूर यूज कीजिए। सो ये था केमिस्ट्री वाला सेक्शन। अब बात करते हैं मैथ्स वाले सेक्शन पे। सो बेसिकली एसए एंड एसएक्स दोनों में मैथ्स का सेक्शन अगर आप देखें तो एसए में कंपलसरी होता है मैथ्स का सेक्शन एंड एसएक्स में कंपलसरी नहीं होता है, जिससे कारण क्या होता है कि जो एसए में टॉपिक्स चूज किया जाता है वो बेसिकली क्लास 10th एंड क्लास 11th में जो ब्रिज टॉपिक्स बोलते हैं जिन्हें, जैसे आपने मैथ्स ओलंपियाड दिया होगा या एसओएफ का मैथ्स ओलंपियाड अगर आप देते हैं तो उनमें जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस होता है ना 90 मतलब ऑलमोस्ट 70% क्वेश्चन उसी लेवल के होते हैं एसए वाले एग्जाम में, जिससे कि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स है जो है उनको ज्यादा दिक्कत ना हो। यहाँ पे देख सकते हैं कि पीएमसी, परमुटेशन, देन प्रोबेबिलिटी एंड क्लास 10th के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें क्वेश्चंस आते हैं। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि क्लास 10th के मैथ्स एंड क्लास 9th का भी मैथ्स बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स एंड अदर जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स है वो जरूर
करके जाए, जिससे कि ये क्वेश्चंस इजीली आप टैकल कर सकते हैं। एंड 12th की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैलकुलस का बहुत ज्यादा दबदबा है यहाँ पे। तो कैलकुलस अगर आपका बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग है, 12th वाले स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग ले रहे हैं, देन आपका ये एग्जाम बहुत अच्छे से मक्खन क्लियर हो सकता है। सो ये था मैथ्स वाला सेक्शन। एंड देन जंप करते हैं आपका बायोलॉजी वाले सेक्शन में। सो एसए एंड एसएक्स वाले जो सेक्शन है, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बायोलॉजी में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब जो टॉपिक्स क्लास 11 मतलब 11th में जो टॉपिक ज्यादा आते हैं तो उनका परसेंटेज 11th वाले पेपर में ज्यादा है। एंड 12th में क्योंकि 12th वाले टॉपिक ज्यादा आता है तो उसका वेटेज यहाँ पे ज्यादा है। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो पेपर पैटर्न मोर और लेस इवन है, सो ज्यादा इसमें डिफरेंस है नहीं। सो 11th वाले स्टूडेंट्स को एटलीस्ट 12th के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेने चाहिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको दिया है। एंड 12th वालों के लिए तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ्स का पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज करके जाए। सो इससे आपका फायदा ये होगा कि अगर आप एक बार रिवीजन कर लेते हैं ना पूरा सिलेबस, देन आपका क्या होता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप फिर से रिवाइज करेंगे तो आपका बहुत सारे कॉन्सेप्ट कंसोलिडेट हो जाते हैं माइंड में, जिससे कि आपका पेपर अटेम्प्ट करने के समय भी बहुत अच्छा फायदा होता है। सो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स के ऊपर। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एसए एंड एसएक्स के लिए जो फिजिक्स वाला सेक्शन है उसमें जो इंपॉर्टेंट बुक्स है यहाँ पे एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, एचसी वर्मा एंड आपका जो अगर आप कोचिंग में है उसका मॉड्यूल, ये 3 बुक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड कोई स्टूडेंट्स ये भी बोलेंगे कि डीसी पांडे भी कर लीजिए, तो हाँ डीसी पांडे भी एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है एचसी वर्मा के लिए, तो आप डीसी पांडे भी लगा सकते हैं। देन बात करते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री में बेसिकली 3 सेक्शंस होते हैं। पहला होता है इनऑर्गेनिक वाला सेक्शन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी पे बहुत ज्यादा फोकस कीजिए। आप उसका एक एक पेज एकदम आपके माइंड में इम्प्रिंट हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं जब एग्जाम दिया था तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठ के इन्होंने छाप दिए थे। तो अगर आपका एनसीईआरटी एकदम क्लियर है, आपको याद है, देन आप इजीली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्व कर सकते हैं। एंड एमसीक्यू अगर आप करना चाहते हैं देन वीके जायसवाल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप डॉक्टर ओपी टंडन का बुक एज अ प्रैक्टिस रेफरेंस एंड एज अ थ्योरी के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। एंड अगर आपको और प्रैक्टिस चाहिए देन आप एमएस चौहान के ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशंस वाले बुक कर सकते हैं। एंड मैं ये बता देना चाहता हूं कि इन सभी बुक्स के ऊपर मैंने डिटेल में रिव्यू किया है एंड इनको कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, जिससे कि आप 100% इस बुक से आप फायदा ले सकते हैं। इसका लिंक आप यहाँ पे आई बटन में क्लिक करेंगे तो आपका लिंक मिल जाएगा इस रिव्यू का। इनका जो लिंक है मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। अब बात करते हैं बायोलॉजी सेक्शन के ऊपर। जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एनसीईआरटी बायोलॉजी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद अगर आपको प्रैक्टिस करना है देन आप एमटीजी बायोलॉजी एट योर फिंगर टिप्स, मतलब ये वाला जो बुक है ये आप परचेस करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड मार्केट में और भी सारे बुक्स है, जैसे डॉक्टर अली हो गया, देन आर्यंस के भी बुक्स है, ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी बुक आप एक लीजिए एंड उसको पूरा अच्छे से सॉल्व कीजिए। एंड लास्ट में आता है मैथ्स वाला सेक्शन। मैथ्स वालों के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप सिंगेज वाला जो बुक है वो परचेस कर लीजिए। तो आप एक बार में सारे 5 वॉल्यूम परचेस करने के बाद सारे अगर लगा लेते हैं तो आपका बहुत अच्छे से इजीली क्लियर हो जाएगा ये केपीवाई एग्जाम। एंड अगर आप सिंगेज नहीं खरीद पाते देन अरियंत वाला भी बुक आप खरीद सकते हैं। दोनों का लेवल ऑफ क्वेश्चंस ऑलमोस्ट इक्वल है एंड दोनों में बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं। एंड लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूं कि सब करने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी जो बुक है वो यहाँ पे लगा लीजिए। बट मार्केट में अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खरीद नहीं पाते आप लोग, मैंने इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। यहाँ पे आप क्लिक करके उस साइट में जा सकते हैं एंड बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके स्ट्रेटेजीज के ऊपर। जैसा कि आप अगर आप मई में देख रहे हैं या आप जून में देख रहे हैं इस वीडियो को, तो फिर भी मैं बोलूंगा आपके पास करीब 3 से 4 या 5 महीने तक का गैप मिल रहा है आपको। आप इसको एज अ अपॉर्चुनिटी लीजिए। बेसिकली फिजिक्स में आपको जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने आपको बताया है बस पहले उन्हें सॉल्व कीजिए। और सॉल्व कहां से करेंगे, जो बुक्स मैंने बताया एचसीवी हो गया, एग्जाम्पलर हो गया, इन सब से पहले ये चैप्टर सॉल्व कर लीजिए। देन अगर आपके पास टाइम बचता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाएगा। उसके बाद आता है केमिस्ट्री के ऊपर।
सो केमिस्ट्री में मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बता दिया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको शुरू से लग जाना है इस पे एंड अच्छे से मेहनत करना है इस पे। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जैसे ही केमिकल बॉन्डिंग खत्म कर लेते हैं, देन आप हाइड्रोजन से लेकर डीएनए ब्लॉक तक पूरा मत पढ़िए मत, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। सो बेटर होगा कि आप हाइड्रोजन वाला चैप्टर, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, ये 3 चैप्टर्स जो है इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे कि जो क्वेश्चंस अगर आएगा भी तो इन्हीं से आएगा। डीएनएफ ब्लॉक कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन नहीं आएंगे, 11th में तो नहीं आएंगे। एंड 12th वालों के लिए ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब 12th वालों के लिए तो पूरा सिलेबस आपको रट जाना चाहिए अभी तक। देन बात करते हैं बायोलॉजी के ऊपर। सो बायोलॉजी में बेसिकली जो 11th वाले स्टूडेंट्स हैं उनको एटलीस्ट क्लास 11th के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो सॉल्व कर लेने चाहिए एंड बुक्स भी इनके लगा लेने चाहिए। सो इतना काफी होगा आपके लिए। एंड जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं जो 11th में बायोलॉजी देंगे तो वो भी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है बस उन्हीं को पढ़िए। ज्यादा बायोलॉजी के लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर इंजीनियरिंग वाले हैं तो आप पीसीएम इन पे ज्यादा फोकस कीजिए और इस पे ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर करने के लिए ट्राई कीजिए। एंड 12th वालों के लिए तो मैं फिर भी कहूंगा आप सब कुछ लगा लीजिए। देन लास्ट में आता मैथ्स। सो मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूं नहीं, बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जो 11th वाले स्टूडेंट्स है वो फिर से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले क्वेश्चंस लगा लीजिए, चैप्टर्स लगा लीजिए। सो उतना काफी होगा। एंड जो 12th वाले स्टूडेंट्स है वो अपना पोर्शन अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। एंड अगर आप ये स्ट्रेटेजीज फॉलो करते हैं सो आप डेफिनेटली केवीपीवाई बहुत इजीली एंड अच्छे रैंक से क्वालिफाई कर लेंगे। एंड ये बात नहीं है कि आपको पूरा सिलेबस ही कंप्लीट करना है, ऐसा बात नहीं है। आप क्वालिटी पढ़िए, आप जो चैप्टर्स आ रहे हैं उन पे अच्छे से फोकस कीजिए, सो आपका रैंक डेफिनेटली बूस्ट हो जाएगा। देन बात करते हैं कि इसका जो रिजल्ट होता है ये हर साल करीब करीब दिसंबर में इसका रिजल्ट अनाउंस होता है। इसका जो कट ऑफ होता है एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसे जो क्लास 11th का कैटेगरी है उसमें जनरल के लिए कट ऑफ होता है जनरली 55, जो मेरा एक्सपेक्टेशन है इस साल 55। देन SC ST एंड PWD जो कैटेगरी है उनके लिए जो मार्क्स होना चाहिए वो होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 45 के अप्रोक्स क्लास 11th के लिए। एंड क्लास 12th में एंड BSc फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट जो SS एंड SB है उनके लिए जो कट ऑफ है यहाँ पे 52 मार्क्स होना चाहिए फॉर जनरल। एंड SC ST एंड PWD कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स है उसमें 40 मार्क्स का कट ऑफ होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। सो ये था एक डिटेल एनालिसिस ऑफ KVPY का एप्टीट्यूड वाला टेस्ट। एंड ये गारंटी है कि आपका KVPY एग्जाम इस वीडियो को देखकर बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।